तो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उस एग्जांपल को भी आपकी बुक में 11.6 का ही नंबर दिया हुआ है और फिर जी उससे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हो क्या रहा है पहले तो ये देखें। इस एग्जांपल में हमसे कहा जा रहा है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कॉलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O between M and N 3 centimeters apart. Point M is 2 centimeters from the charge and N is 1 centimeter from the charge. What is the potential difference Vm minus Vn? पहले समझें इस स्टेटमेंट को कि क्या हो रहा है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है पॉइंट O और उससे 1 मीटर की लेंथ पर कोई दूसरा पॉइंट है पॉइंट N और उसके बिल्कुल जी अपोजिट डायरेक्शन में एक और पॉइंट है पॉइंट M। अब कहा जा रहा है कि 3 माइक्रो कॉलम का चार्ज 3 माइक्रो कॉलम एक चार्ज है जो पॉइंट O पर रखा हुआ है। सही है। जी और पॉइंट O जो है वो M और N के दरमियान में है। M और N के दरमियान में है जबकि M और N जो है वो 3 सेंटीमीटर अपार्ट है। मींस M से N तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है। जबकि और जो बात बताई जा रही है वो ये है कि पॉइंट M 2 सेंटीमीटर है और N 1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द चार्ज। इस चार्ज से पॉइंट M जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है जी और पॉइंट N 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि M और N के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पॉइंट M पर जो पोटेंशियल है वो Vm है, पॉइंट N का जो पोटेंशियल है वो Vn है। और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है Vm माइनस Vn वो फाइंड आउट करें। सही है। जी तो लास्ट टॉपिक में हमने जो फाइनल रिजल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निकाला था ना किसी एक पॉइंट पर, उसको लिखने का तरीका कुछ ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। यही फार्मूला था ना। जी जबकि हम इस पूरी टर्म को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो नाम देते हैं वो देते हैं K का। ये कॉलम्स कांस्टेंट होता है ना, जी Q ओवर R। तो अब हमारे इस न्यूमेरिकल में हमें 3 चीजें दी हुई हैं। पहले नंबर पे दिया हुआ है चार्ज Q, वो है 3 माइक्रो कॉलम का। और 3 माइक्रो कॉलम को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 माइक्रो कॉलम को कॉलम्स में कन्वर्ट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻⁻⁶ कॉलम। एंड दूसरी चीज जो दी हुई है वो पॉइंट O का पॉइंट M से डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको हम R1 का नाम दे देते हैं और वो है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर्स। दूसरी चीज दी हुई है R2 और वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻² मीटर। और हमसे कहा जा रहा है कि Vm माइनस Vn फाइंड आउट करें। अब Vm पॉइंट M का पोटेंशियल है, Vn पॉइंट N का पोटेंशियल है। तो अब Vm को जी पहले फाइंड आउट करेंगे हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करके देखें। अगर हम Vm को फाइंड आउट करें तो वो है K Q ओवर R1। सही है। K की जी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है, जबकि Q की वैल्यू हमें 3 × 10⁻⁶ दी हुई है डिवाइडेड बाय जो R1 की वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁻² दी हुई है। सही है ना आयशा। जी जी तो अब क्या करें हम। आप कैलकुलेटर है आपके पास, जी करें सॉल्व। 9 को मल्टीप्लाई करें 3 से, डिवाइड करें 2 पर। 13.5 10⁻⁻, ये 9 माइनस अच्छा 6 अच्छा प्लस 2 वो साथ इंक्लूड ना करें। आप बस वही बता दें जो अभी आपने आंसर बताया। क्या आंसर आया? 13.5 13.5। और ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 5। जी 5 वोल्ट, क्योंकि ये Vm पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट, तो Vm की वैल्यू हमें पता चल गई। जी इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है क्या, Vn की वैल्यू को। जब हम Vn की वैल्यू को जी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको हम माइनस कर देंगे Vm की वैल्यू से, तो हमारे पास
रिजल्ट आ जाएगा। तो वी एन की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट की जाएगी, के क्यू ओवर आर टू। अब के की वैल्यू फिर से आपको पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁶ कॉलम, और आर टू की वैल्यू 1 × 10⁻⁻² मीटर्स। तो वी एन विल बी इक्वल टू, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाता है, जी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ +2, जो कि आंसर बन जाएगा 27 × 10⁻⁵ वोल्ट। जी तो ये हमारे पास वी एन की वैल्यू आ गई। तो अब हम वी एम माइनस वी एन फाइंड आउट कर सकते हैं, जी जो कि इक्वल हो जाएगा, वी एम की वैल्यू कितनी है, 13.5 5 × 10⁵ ×10⁵ माइनस 27 × 10⁵ वोल्ट। जी, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। आंसर आना चाहिए 13.5 माइनस का, माइनस 13.5 × 10⁵ वोल्ट। क्या आंसर है? -13.5 × 10⁵ ओके, तो यही हमारा रिजल्ट है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। ठीक है, अब जी कैपेसिटर है क्या वो हमें पता चल गया, ये काम कैसे करता है, ये चार्ज को स्टोर कैसे करता है। तो उसको समझने के लिए ना सबसे सिंपल जो कैपेसिटर है वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, हमने दो प्लेट्स ली हुई होती है जो मेटल की बनी हुई होती हैं, इस चीज की मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, उनको एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है और उनके दरमियान में एक इंसुलेटर रख दिया जाता है। क्या जी चीज रख दी जाती है? एक इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो उस इंसुलेटर को ना बाद में हम डाइलेक्ट्रिक भी कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो ऐसा इंसुलेटर जो मटेरियल जो कैपेसिटर, चार्ज को पास ना करने दे लेकिन करंट को पास करते हाँ इंसुलेटर करंट को भी पास नहीं करने देता मेरा बच्चा। हैं। करंट भी असल में चार्ज के ही फ्लो का नाम है। इंसुलेटर जो है वो ना ही हीट और ना ही करंट ना ही चार्ज को अपने अंदर से गुजरने देता है। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखा जाता है। सही है। ठीक है। ओके, तो अब ये चार्ज को कैसे स्टोर करता है, हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक प्लेट को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। सही है। तो क्या होता है, जी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज एक प्लेट के ऊपर स्टोर होना होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी प्लेट पे दूसरे किस्म का चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा पॉजिटिव क्यू, और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यू। लेकिन दोनों के की जो वैल्यू होगी ना वो एक जैसी होगी। ठीक है ना। जी मीन्स कि अगर यहाँ पे 1 माइक्रो कॉलम पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है तो यहाँ पर भी 1 माइक्रो कॉलम पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब दरमियान में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, इस जैसे वो फ्लो करके पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकते। और अगर हमें इस कैपेसिटर को मुकम्मल तौर पर चार्ज करना है तो हमें इसको इस बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा। जब चार्ज इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर स्टोर हो जाएगा तो हम बैटरी को रिमूव कर देंगे और दरमियान में इंसुलेटर होने की वजह से ये इन कैपेसिटी प्लेट्स के दरमियान में मौजूद रहेगा। ठीक है जी जी। तो उससे नेक्स्ट हमने आपके लिए डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम कैपेसिटी प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स भी हैं, उसकी एग्जांपल्स में एयर, पेपर, प्लास्टिक, रबड़ भी हो सकती है। ठीक है, जी तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाइलेक्ट्रिक की। उससे नेक्स्ट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी कैपेसिटर की उस खासियत को कहते हैं, उस एबिलिटी को कहते हैं, कैपेबिलिटी को कहते हैं जिसकी वजह से वो चार्ज को स्टोर कर पाता है। तो यही इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, द कैपेबिलिटी
ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसके बाद अब वही डायग्राम दोबारा देखें। कैपेसिटेंस को ना सिंबॉलिकली कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह आप फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी को वी से, ये वेक्टर जी क्वांटिटीज थी, एक्सेलरेशन को ए से, ये फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स है ना। इसी तरह कैपेसिटेंस का सिंबल है कैपिटल सी। अब इस सी के लिए कोई फार्मूला तलाश करना है हमने। उसको तलाश करने के लिए ये डायग्राम जरा गौर से देखें। इस डायग्राम में क्या है, दो प्लेट्स हैं, वही वाली मेटेलिक प्लेट्स, ठीक है। और इनके जो दरमियान में सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम अभी नाम दे देते हैं डी का। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का एरिया ए है, ठीक है। और इनके जी दरमियान में इस वक्त हमने सिर्फ एयर रखी हुई है। एयर भी ना कहें, वैक्यूम कह लें, ये वैक्यूम रखा हुआ है। वैक्यूम भी इंसुलेटर के तौर पे ही एक्ट करेगा, ठीक है ना। जी तो इनिशियली हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, दूसरी को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया थ्रू अ स्विच एस। अब जो हमने बैटरी यहाँ पर यूज की, उस बैटरी का वोल्टेज है वी। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं इनिशियली, जब स्विच ऑफ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टोर होने वाले चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट पर वो जीरो है, सही है। जी लेकिन एज सुन एज हम इस स्विच को करते हैं ऑन, तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके पॉजिटिव एक प्लेट के ऊपर स्टोर होना शुरू होता है, जो जी दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है। तो इस तरह से जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे गए हों, तो वो उनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्या चीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर स्टोर होने वाले पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नेगेटिव के इक्वल होती है। तो जैसे जैसे ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करती है, वैसे वैसे इनके दरमियान में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि स्टोर होने वाले चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के, या बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के ना कहो, उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसके। समझ में आई बात, ठीक। जी कि जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पर स्टोर होने वाले चार्ज की वैल्यू उनके दरमियान में प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें, तो इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा, और ये v यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट असल में कैपेसिटेंस कहलाता है, और उसको ठीक। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम c के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टर्म v ऑन द अदर साइड। तो हमारे पास q डिवाइडेड बाय v एक फार्मूला बन जाता है किस चीज़ का, कैपेसिटेंस का। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है कि कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पर स्टोर होने वाले चार्ज और उनके दरमियान में पाए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस v के रेशो का नाम है। ठीक है। द रेशो ऑफ स्टोर्ड चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट्स बाय द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सही हो गया। जी ओके जब हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला पता चल गया, तो हम फार्मूले को देखकर उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, है ना। जी। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कॉलम। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कॉलम को डिवाइड करें वोल्ट पर, तो कॉलम पर वोल्ट हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट आता है, जिसको बाद में फैरेड का नाम दिया जाता है। जी माइकल फैराडे के नाम पे कैपेसिटेंस के यूनिट को फैरेड कहा गया। तो हमें पता चला कि हमारी इस फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है फैरेड होता है, वो इक्विवेलेंट होता है कॉलम पर वोल्ट के। सही है। जी। तो अब इस फैरेड की भी डेफिनेशन करनी है हमने, कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस किस कैपेसिटर की होगी। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड उस वक्त होगी जब हम इस कैपेसिटर की किसी भी प्लेट को 1 कॉलम चार्ज दें, और उस 1 कॉलम चार्ज देने की वजह से उसकी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए वो 1 वोल्ट का
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए। ठीक। समझ रही है बात? जी। कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होती है अगर 1 कॉलम चार्ज किसी भी प्लेट पर स्टोर होने की वजह से उन प्लेट्स के दरमियान में प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए। तो यही चीज़ हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं टू डिफाइन द टर्म फैरेड, और वो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से। The capacitance of a capacitor will be 1 farad if 1 column charge stored on the plates produces a potential difference of 1 volt between the plates. के 1 farad इक्वल होगा 1 कॉलम पर 1 वोल्ट। तो अब जो फैरेड है ना, वो कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। इसके छोटे यूनिट्स भी यूज किए जाते हैं कैलकुलेशंस में। छोटा यूनिट माइक्रोफैरेड, जो कि इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के। प्रीफिक्सेस का यूज किया गया है यहाँ पे। और पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड के, ये मोस्टली यूज होते रहते हैं। उससे नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला देखा ना, वो ये था C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, यही था। जी। तो ये फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बट हम इसका मोर डिटेल्ड फार्मूला तलाश करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि और उस देखना चाह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन ये और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर्स तलाश करने के लिए हम एक और नया फार्मूला इसको थोड़ा चेंज करके ड्राइव करने वाले हैं। तो उसकी डेरिवेशन के लिए आप वही डायग्राम जो हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं वो देखें, कि वही यहाँ जी। पे कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं जिनको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और उन कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ए है, उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो डी है, और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ हुआ है, और उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही है। सही है। जी। और इनिशियली इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है सिवाय वैक्यूम के। ठीक है। जी। तो अब हमें वो नया फार्मूला तलाश करने के लिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैं नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे क्यू के लिए एक फार्मूला रिलेशन तलाश करना होगा, और वी के लिए। तो देखें, आपने पिछले टॉपिक्स में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन। वहां पे आपने जाना था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल। ऐसा ही है। जी। तो यहाँ जी। से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज के लिए क्या रिलेशन बनेगा, सिग्मा इंटू ए, है ना। जी। ओके। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो है ना, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना। जी। जबकि दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक देखा था। वो कुछ इस तरह से था, ई वाज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, यही था ना। जी। यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था, ये नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को शो करता है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें तो वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, है ना। जी। डायरेक्शन को कंसीडर ना करें तो यहाँ पे डेल्टा वी किस चीज़ के इक्वल है, वी के इक्वल है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा आर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, डी के। जी। तो ई के लिए रिलेशन बन गया वी ओवर डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स इज इक्वल टू वी ओवर डी। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो v विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पर e क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, जिसको हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में कैलकुलेट किया था। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो रिलेशन बना था वो था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। जी। ये भी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट कर दें तो v के लिए रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाता है, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। जी। तो अब इस चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम,
और इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं उस कैपेसिटेंस का नया फार्मूला तलाश करने के लिए। तो नया फार्मूला कुछ इस तरह से आ रहा है, और ये फार्मूला उस वक्त है जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम रखा हुआ है। ठीक है, जी तो Q की जगह पर हमने पुट कर दिया सिग्मा A, और V की जगह पर पुट कर दिया सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, तो C वैक्यूम की वैल्यू इक्वल आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन जी नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। इस फार्मूले के मुताबिक वैक्यूम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस की वैल्यू तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक एरिया, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दूसरा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जी ओके। क्या होगा अगर हम इन कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, जैसा कि लकड़ी रख दें, जैसा कि पेपर रख दें, जैसा कि वो रबड़ रख दें। इंसुलेटिंग मटेरियल दरमियान में रखने से इस कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो उसका आंसर ये है कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, उसकी अपनी कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जिसको एप्सिलॉन आर कहते हैं। टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था हमने, जी कॉलम्स लॉ वाले टॉपिक में, है ना? जी तो इस फैक्टर के मुताबिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं। ठीक है, जी तो अब हम इस डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। क्या मतलब है कि वैक्यूम की कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब हम प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम रख देते हैं। ठीक है, ठीक जी तो हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो ये हमारे पास उस मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है। इज इट क्लियर? जी तो अब मुझे बताओ आप कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में मीडियम रखने से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है? हम्म, बढ़ती है जी बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? कपै क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कैपेसिटेंस शाबाश, है। वेरी गुड। कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सही जी है, गुड। तो अब देखें, एक इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3। तो इन इक्वेशंस को यूज करके हम एप्सिलॉन आर के लिए एक नया फार्मूला देखेंगे। देखो, ठीक इक्वेशन नंबर 2 थी ना, वो थी वैक्यूम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस की वैल्यू, और वो थी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। जबकि मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी। तो अगर हम इस सी मीडियम को डिवाइड करें सी वैक्यूम पर, तो ये इक्वल आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी पर। तो आप देखें, ये ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी कैंसिल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी से, तो यहाँ पर बाकी क्या चीज़ रह जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सी मीडियम ठीक डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी की एक नई डेफिनेशन आ रही है, और वो क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है
वो दो कैपेसिटेंसेस का रेशियो है। एक कैपेसिटेंस वो जब मीडियम रखा गया हो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, दूसरी कैपेसिटेंस वो जब वैक्यूम रखा गया हो। ठीक। अभी मुझे बताओ कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, शाबाश, एक टर्म हो गई। एरिया प्लेट्स का, प्लेट्स का एरिया। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और भी तो है ना, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है? जी वो भी है। जी, तो उस पर भी डिपेंड करती है बच्चे। तो ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो आप बताएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स, मीडियम यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे, और और सेपरेशन बिटवीन द सेपरेशन। प्लेट्स। जी। ठीक है जी। जी। ये बातें भी चलें, आपको पता चल गई। अब बताओ कि मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस का एरिया के साथ और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के साथ क्या रिलेशन है। मीडियम की मौजूदगी में एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और सेपरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। एक्सीडेंट। एरिया के साथ कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है और सेपरेशन के साथ कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स पहले की निस्बत ज्यादा बड़ी बड़ी प्लेट्स रखेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। शाबाश। और अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर जी। पड़ेगा, कम होगी। कम हो जाएगी। शाबाश जी। तो अब इस किस्म के एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है। जी। अब मुझे बताओ कि अगर हम एरिया को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। डबल होगी। और अगर एरिया को डबल कर दें, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उसको हम कर दें हाफ, तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ेगी या कम एक होगी। पता नहीं। अल्लाह अकबर, क्यों पता नहीं है मेरा बच्चा। फिर देखे ना, मैंने कहा एरिया को डबल कर रहे हैं और सेपरेशन जी। को हाफ कर रहे हैं, तो ये टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर तो फोर टाइम्स इंक्रीज। 4 दफा बढ़। अब तो पता चल गया आपको। अब ये इस किस्म के सवाल आ जाए तो ये नहीं कहना कि अल्लाह ही बेहतर जाने, आउट ऑफ सिलेबस। नहीं। कोई बात नहीं है, चीजें पता चल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे आयशा। विल जी। कम अप विद एन अदर टॉपिक टुमारो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।